बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नोमान, क्या हाल है? आप ठीक है? जी सर, बिल्कुल अल्लाह करा। आपके सवाल का जवाब जो है वो उस वक़्त तो थोड़ा सा ये सेशन हमारा ब्रेक हो गया, तो मुझे थोड़ा मौका भी मिल गया इस चीज़ को देखने का। वाकई ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी मैट्रिक्स के केस में, अभी और साथी भी आ जाए उनको भी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है। इससे जो पहले वाला सर सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग किसी वजह से हो नहीं पाई। अभी मैं चेक कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो पाई। एनी हो, अभी यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो आ रहा है। एनी हो, तो यहाँ पे जो इन्होंने डिफाइन किया है आई के साथ किया है, लेकिन जो है जब हम मैट्रिक्स में से कोई स्केलर जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉमन मेथड यही है कि जो स्केलर है उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, या फिर एक ऐसी मैट्रिक्स से जो जिसमें तमाम वैल्यूज जो है वो वन है। इसकी एक एग्जांपल मैं लेना चाह रहा था। जैसे एस को एस की कोई वैल्यू ना भी ले तो ए की वैल्यू अगर आप ले लें कोई, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, और एस में से, तो अब क्या एस में से पहले 1 को माइनस करें या 2 को माइनस करें या 3 को माइनस करें या 4 को माइनस करें? तो ये चीज़ मैथमेटिक्स में जो है वो दो तरीकों से डिफाइन की गई है। या तो एस के साथ जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लें जो कि 1 0 0 1, यानी उसी डायमेंशन की जिस डायमेंशन का ए है। तो इस तरीके से इसका जो एक सोल्यूशन है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका जो उन्होंने दिया है जो कि लेस कॉमन या समझे कि कम ही इस्तेमाल होता है, वो ये है कि अगर एस को मल्टीप्लाई कर लें ऑल वन के साथ में, इस तरह एस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो तमाम यही मैटलैब में और दूसरे में पाइथन में यूज कर रहा है वो 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर इस तरह इसको देखें तो इसमें फिर हमारे पास चूंकि स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है मैट्रिसेस में, तो अब हमारे पास जो है ये एक ही मैट्रिक्स बन जाएगी, एस माइनस वन, एस माइनस टू, एस माइनस थ्री और एस माइनस फोर। अगर ऑल वंस इस्तेमाल हो रहे हैं ना, लेकिन यहाँ चूंकि आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास वो एस माइनस वन, माइनस टू, और इसी तरीके से जो है वो माइनस थ्री और एस माइनस फोर है। ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये आई क्यों यूज किया है, ऑल वंस क्यों यूज नहीं किया है। जी नोमान, अब बताइए आप। जी सर, कुछ हद तक तो समझ में आया है। इसी तरीके से स्केलर वैल्यू और जो सेकेंडरी हाँ, मैट्रिक्स है और जो आपस में कैलकुलेशंस के लिए। किताब ने कुछ इसके बारे में ज़्यादा तफसील से नहीं बताया, बस ये जो एक्सप्रेशन है ये बस दे दिए। ओके, हम थोड़ा सा ज़रा आगे चलते हैं, और चूँकि रिकॉर्डिंग भी हमने ऑन कर ली है, हम कोशिश करें ज़रा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नुमान बताइए, ये स्लाइड तो हो गया ना? जी सर। आगे चलते हैं। ओके,
Okay, by applying the inverse Laplace transform, जो y जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला उसका जब हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो आ जाएगा। तो आउटपुट की इक्वेशन फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से डेवलप होगी, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास कन्वोल्यूशन जो है वो नमूदार होगी इन द टाइम डोमेन, जिसको फिर हम फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं। और ये चीज जो है चूंकि हम एक एग्जांपल से पहले करके आए हैं लास्ट सेशन में, तो इसलिए ये हमें जो है समझना अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है। इसलिए जो इसको थोड़ा बनाने में मुझे टाइम लग गया स्लाइड्स को, क्योंकि वो जो रिलेवेंट एग्जांपल्स हैं वो देने की जरूरत। ओके, so the impulse, the theorem 4.1 is for the continuous linear time invariant systems. The impulse response and the transfer function of system are given by these relationships. So g of t, जो अभी वो उसने assume किया था, g of t, the Laplace inverse of g of t, and the g of s, जो कि ये जो अंदर वाले टर्म है इसके g of s के। So this is the impulse response and the transfer function. ये पूरी जो टर्म है इसको इस तरफ एरो नहीं लगाना चाहिए, इसका एरो जो है ये दूसरी तरफ बनता है इस तरह। इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड द ट्रांसफर फंक्शन, देखिए इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है ये टाइम डोमेन में डिफाइंड है, और जो ट्रांसफर फंक्शन है ये लैप्लास डोमेन में डिफाइंड। And moreover, the output we have y of t is which is a convolution of the g and u in time corresponding to the zero initial conditions. If we assume x0 is 0, उसमें वो एक टर्म 0 हो जाएगी, तो उस सूरत में हमारा आंसर जो है वो ये बच जाएगा। एक स्लाइड पीछे जाना चाहूँगा, सिर्फ ये याद रखिए x0 is 0। तो if we take x0 is 0, तो ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, and we then have only one term left, और उसका आंसर फिर हमारे पास ये आ जाएगा, and this is written in the next slide. Okay. तो इस तरीके से इम्पल्स रिस्पॉन्स और जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको डिफाइन किया गया है। देन द सिमिलर ट्रीटमेंट इन द डिस्क्रीट टाइम डोमेन, और इसमें अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स है या जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एक्स है उसकी टर्म में दिया गया है, और तमाम स्टेप्स सेम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें डिफरेंट है, एंड वी गेट द सेम। लेकिन इसमें जो है वो हमें z ट्रांसफॉर्म यूज करना है इंस्टेड ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म। The only thing is, so the impulse response and the transfer function are given in the by this relation, and the output is given by this relation in the with initial condition x0 is 0. So the same things almost in the display. Then we have the next topic, which is deal with the elementary realization theory. So realization theory deals with the systems. If the systems are realizable or not, अगर हम उनको बना सकते हैं. So the first definition, the realization, given a transfer function, we say that a continuous time or the discrete time, continuous time ये दिया गया, discrete time ये दिया गया है, respectively is realizable of g of s if g of s is given by this relationship.
So for a given transfer function and for these systems, this we can find a term this way. So we can see, we can say this system is has a realization. तो सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो सिस्टम की रियलाइजेशन को शो करता है, दैट्स इट। यानी अगर आपके पास एक सिस्टम है और जी ऑफ एस, अगर इसमें जी ऑफ एस से इसको लिया है, then this system is a realizable system. Obviously अगर हम इसको टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले रहे हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं। So that means the existence of a transfer function actually leads us towards the realization of system. और discrete जो टाइम सिस्टम्स हैं उनमें s की जगह पे z लिखेंगे, that is the only difference. Okay, so zero state equivalent. In general, many systems may realize the same transfer function, which motivates the following definition: zero state equivalence. Two state space systems are said to be zero state equivalent if they realize the same transfer function, which means that they exhibit the same force response to every input if they have the same transfer function. Okay, from realization to transfer function, there is also another perspective, जिसमें जो है वो हम ऑब्वियसली इसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। जो इक्वेशन है उसमें अगर आप देखें तो थोड़ा मैं बैक साइड में जाना चाहूँ, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स का इन्वर्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसको थोड़ा सा ज़रा ट्रीट किया है। Okay, so a first question one can ask is what type of transfer function can be realized by the linear time invariant state space systems? To answer this question, we attempt to compute the transfer function realized by a linear time invariant system. So to do this, we recall that we can find the inverse transform, inverse matrix through this formula. 1 over the determinant of m multiplied with the adjoint of m. ये हम एलिमेंट्री जो हायर सेकेंडरी क्लासेस थी उसमें हम एडजॉइंट फाइंड करते थे और डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, और जो है उससे हम जो है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा मजीद एक एग्जांपल से जो है वो शो किया है कि इससे मुराद क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स अगर हम ले, ये एग्जांपल है 3x3 मैट्रिक्स, तो वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और इस डिटरमिनेंट को कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम एक मेथड हमने सीखा जिसमें जो है वो हम फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन और रिवर्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो करते थे। फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन में एडिशन यूज होती थी और जो सब्ट्रैक्शन करते थे रिवर्स में, और इस तरीके से हम एक फार्मूला लिखते और उसमें वैल्यूज पुट करके हम एक आंसर जो है वो निकालें। तो ये एक और एग्जांपल ली गई है, ये एक डिफरेंट एग्जांपल, और इस एग्जांपल में जो है वो इसी जो राइट साइड में जो प्रोसेस दिया है इसी को यूज करते हुए इसको कैलकुलेट किया है -9। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो मालूम कर सकते हैं, जो फिर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो मालूम करने में मदद देगी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो फिर हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बनती है। कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हर एक जो एलिमेंट है
का कोफैक्टर मालूम करते हैं। जैसे 3 का कोफैक्टर मालूम है, तो 3 का कोफैक्टर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम हटा के ये बाकी का जो पोर्शन बचेगा इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कोफैक्टर बनेगा, जो यहाँ पे हमने 2 ये लिखी है। इस तरह हर जो मेंबर होगा उसका एक कोफैक्टर मालूम करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स एक बन जाएगी, और कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका जो है हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो इससे हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब सिंपली डिटर्मिनेंट जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए का जो इन्वर्स होगा हमारे पास वो एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से हम जो है वो इन्वर्स जो है किसी मैट्रिक्स का मालूम करते हैं। क्योंकि ये मेथड क्योंकि इसमें इन्वर्स आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया है हमने। वी ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। अब तो मैटलैब यूज करते हैं या कोई और पाइथन या कोई और टूल यूज कर लेते हैं, उससे आसानी से ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं। सो अगेन we know the matrix can inverse of matrix we can compute. So therefore we can compute the inverse matrix of this ये जो matrix बनेगी that is determinant into adjoint or divided by determinant. तो ये relationship हमारे पास बन जाएगा. So the determinant is an n degree polynomial called the characteristic polynomial of A. Its roots are the eigenvalues of A. The adjoint will contain the determinants of n minus 1 into n minus 1 matrices, and therefore its entries will be polynomial of degree n minus 1. तो इसने कुछ इस तरीके से बताया है कि हमारे पास जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर s की पावर्स में ले, s की पावर m है और s की पावर n है, तो जो इस सूरत में जो रिलेशन बनेगा वो ये होगा कि n शुड बी ग्रेटर देन m। ये बताना चाहिए कि n शुड बी ग्रेटर देन m। तो अगर हम देखें कि 1 over s plus 1 इज वैलिड, ओके। अगर हम ले s डिवाइडेड बाय s plus 1, तो then we have to actually first convert it into a form कि जिसमें जो है वो ऊपर जो डिग्री है वो एक कम आ जाए, ठीक है। देन वी हैव टू एक्चुअली मेक इट, इसको तो किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे पास एस स्क्वायर आ रहा है, एस स्क्वायर और एस प्लस 1, तो इस चीज को जो है वो प्राइमरली हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो पढ़ रहे होंगे, तो these systems are not realizable in this context. तो वो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास जो है जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो है वो देयर इज डिफरेंस ऑफ डिग्री। मूविंग अहेड, so therefore all the entries will be the ratios of the polynomials with the degree of denominators strictly larger than the degrees of the numerators. A function of this form is called a strictly proper rational function. The mathematical notion. So with d is not equal to 0, sum of the polynomial in the numerators will have the same degree as the denominator but not higher. ये एक केस हमने बता दिया था पिछली स्लाइड में. This is called a proper rational function. We thus conclude that an LTI state space system can realize only proper rational functions.
It turns out that an LTI space system can actually realize every proper rational function. The proper rational function जो है वही realize हो सकती है. Similarly, the multiple input, multiple output realization, ये जो अभी हम ऊपर जो लिखा हुआ है इसी को थ्योरम की फॉर्म में लिखा है कि ट्रांसफर फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड by an LTI space system if and only if G of S is a proper rational function. Okay. So S m over n, अगर डिग्री m है polynomial की, and the polynomial of S with degree n, so n should be greater than or equal to 1. So this is the case. Okay, from realization to transfer function, now from transfer function to realization. Okay, so this is another perspective. So we have seen only that being a proper function is necessary for G of S to be realized by an LTI system. To prove the converse, we need to show how to construct an LTI system that realizes an arbitrary given proper rational function. तो अब जो है थोड़ा सा रिवर्स प्रोसीजर में, तो जो वो टर्म पहले यहाँ पे अपीयर हुई थी उसको जो है वो GSP यानी स्ट्रिक्टली प्रॉपर जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है SP, द स्ट्रिक्टली प्रॉपर. सो इट इज अज्यूम दैट दिस फंक्शन इज GSP और हमें पता है कि ये प्राइमरी फंक्शन क्या है, C SI minus A inverse. ओके, जो इससे पहले दिया जाता है वही फंक्शन. Okay, and the D is limit of S approaches to infinity. When S approaches to infinity, we primarily get the relationship like this. And this is a constant matrix. The matrix D is part of the space realization, and we will choose A, B, C so that we have G SP of S in this. अच्छा, ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर लिखा the same. तो प्राइमरीली जो इक्वेशन है वो सेम ही है. अगर आप देखें तो G of S, अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, G of S is equal to C, क्योंकि G इसके बराबर C SI minus A inverse, तो लिखने में D प्लस D. इसी इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है इसको इस पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे. And we can find D in a way if the limit of S approaches to infinity to the original. Okay. So this book actually कुछ स्टेप्स जो है इसमें उन्होंने नहीं डाले. वो स्टेप्स अगर हम इसमें थोड़े खुद से इंक्लूड कर लें तो ये काफी आसान हो जाएगा. So in first example, consider first G of S, a transfer function is given in this form. अगर आप गौर से देखें तो this element, similarly this element, and for this element M is the degree of polynomial is less than n. Okay. So there is only one case over here when the M is equal to n. So first we break this function in a way
that we can primarily write it in this, ठीक है। तो इसमें फिर जो रियलाइजेशन है इसकी इंश्योर हो जाएगी। तो उसको देखते हैं अब इसने कैसे किया है, ठीक है। And primarily this function g of s has to be written in a way that GSP of s and plus d, okay. So how we can write this function in these two terms, okay, these two terms. तो इसको उन्होंने इस तरीके से किया है कि we break this function in a way, यहाँ कर लेते हैं, okay. So this can be written as, ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, आई एम जस्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, ओके। मैं जस्ट यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, -12 divided by 2s plus 1 and plus 2. अच्छा, ये जो चीज़ है ये भी एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से जो है वो हम लिखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखिएगा कि -12 plus 2 multiplied with 2s plus 1 divided by 2s plus 1, मैंने जस्ट इसका एलसीएम ले लिया है। तो आप देखिएगा कि वी गेट द सेम टर्म जो ऊपर लिखी हुई है, 4s minus 10 divided by 2s plus 1, ठीक है। So we can actually see, because this relationship exists, so we can break it into two matrices, this function, जिसको जो है वो इन्होंने इस तरीके से लिखा, okay. So in step 1 we write g of s in this way, okay. तो अब जो g of s है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कोई भी इक्वेशन जो है उसमें अगर जो है वो हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जिसमें कि ये कंडीशन बन रही है m is less than or equal to n, okay. तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले, m is less than n, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर है, ये स्ट्रिक्टली प्रॉपर है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर है ST, और ये प्रॉपर है, प्रॉपर फंक्शन, और ये स्ट्रिक्टली प्रॉपर। आगे स्टेप पे चलते हैं। यहाँ कोई सवाल तो नहीं बिलाल, ये चीज समझ में आ रही है आपकी? सर आ रही है, मैं देखूंगा। असल में थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं देख लूंगा पीछे की चीज। कोई बात नहीं। अमान, आप बताइए, आपकी समझ में आ रहा है? जी सर। थैंक यू। थोड़ा सा मैं मिटाने कर देना चाहता हूँ। वी आर गिवन ए ट्रांसफर फंक्शन और ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज है और 2 by 2 की ये एक मैट्रिक्स है। और इसमें हमने ये देख लिया जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको देख के कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की, उसका आपस में लिंक क्या है। और इसमें हमने ये भी फाइंड कर लिया कि जो तीन
टर्म्स हैं, 3 जो इसके मेंबर है मैट्रिक्स के या एलिमेंट हैं, उनमें तो हमारे पास स्ट्रिक्ट जो है वो प्रॉपर जो है वो सिचुएशन है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें जो है वो स्ट्रिक्ट जो प्रॉपर जो है वो नहीं है। तो इसके लिए अगर हम किसी तरीके से इसको m माइनस लेस देन n में कन्वर्ट कर लें तो ये अब स्ट्रिक्ट प्रॉपर में फिर हम उसको लिख सकेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि ये एक रिलेशन हमने यूज करते हुए कि किस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं क्या नाम है एक फंक्शन को स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन में, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में, और इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और इस तरीके से हमारे पास जो फार्मूला था जिससे हमने स्टार्ट किया था वो अब हमारे सामने नजर आ गया। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने एक और किताब में भी देखी है, सेम एग्जांपल। अच्छा, इसने थोड़ा सा जरा इस किताब में थोड़ा मुश्किल अंदाज में इसको सॉल्व किया है। उसने थोड़ा सा जरा इसको कुछ स्टेप्स जो मिस है वो उसने इसमें डाले हैं। So this is step 1. Now we are moving towards the step number 2. Find the monic least common denominator of all entries of GS of P. तो अब जो least common denominator है वो find करना है। Then expand GSP as, और जब वो denominator हमें मिल जाएगा तो उसको फिर हमने फिर expand कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में जो है वो फाइंड किया है डी ऑफ एस, जिसमें जो है वो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करके, और जिस तरीके से ये स्टेप पहले बताया गया है, और इसको फाइंड करने के बाद जो है वो जी एस पी ऑफ एस को डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद जो है वो N1, N2 और N3 जो है वो मालूम किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ जो वैल्यू है एस की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए N1 जो है ये N-1 के साथ जो वैल्यू है ये N1 है। अब चूंकि वहाँ 4 मेंबर्स हैं तो N1 जो है ये भी एक मैट्रिक्स बनेगी। इसी तरह N2 जो है जो इससे एक कम डिग्री होगी उसके साथ जो वैल्यूज़ हैं वो N2 कंस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे देखें यहाँ इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो जो स्क्वायर की वैल्यू है वो एस स्क्वायर के साथ ये पहली जो टर्म है इसके अंदर जो है वो -6 हमारे पास आएगा। ये -6 हमने इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसके साथ 3 आएगा, तो 3 आएगा। इसी तरीके से बाकी की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें इसमें एस स्क्वायर नहीं है, ये जो टर्म है ना इसमें एस स्क्वायर नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इसमें एस स्क्वायर आएगा तो उसके साथ 1 यहाँ लिखा जाएगा। तो फिर जो एस वाली टर्म्स हैं वो ली जाएंगी और एस वाली टर्म्स लिखी जाएंगी, तो इस तरीके से N1, N2 और N3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वो ए, बी और सी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उस सिलेक्शन में जो है वो ये कंस्ट्रक्शंस जो है ये यूज होंगे। अगर आप इसमें देखें तो ये जो नीचे वाला कंस्ट्रक्शन है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला कंस्ट्रक्शन है ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, और सी जो है अगर आप देखें तो ये N1, N2 और ये बजाते खुद है। Okay, so by using the step number 4, we can actually rearrange the values in this form, so we can get A, B and C. और जब हमें A, B और C मिल जाता है, so we can primarily know in a better position to write the system जो कि स्टेट स्पेस फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको फिर हम स्टेप फंक्शन से जो है उसका रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोस। ये तमाम स्टेप्स हैं, ये किताब में भी दिए हुए हैं और कुछ स्टेप इसमें डिटेल में नहीं दिए गए। आप उसको वर्कआउट कीजिएगा और अगर आप समझेंगे कि इसमें कोई दुश्वारी है तो इसको हम
एक दफ़ा ग्रुप में डिस्कस कर लें। ओके, सो बेस्ड ऑन दीज जो पहले उसमें जो स्टेप्स दिए हैं, we can find the values of the matrices A, B, C and A, B, C and similarly D. D आमतौर पे जो है वो ज़ीरो होता है, या अभी हमने D मालूम कर लिया था इस एग्जांपल में, ये D की वैल्यू। Then we have a single input and single output case. अच्छा, ये कुछ इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आज के दिन में हम यहीं तक इसको रखते हैं, थोड़ी सी स्लाइड्स और रह गई, लेकिन आज के दिन में हम यहीं तक आपको यहीं तक रखते हैं। और जो है वो कुछ स्लाइड्स आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप उनको सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ठीक है, ओके जी। बिलाल, आप बताइए, कोई सवाल है आपका? वो सर अभी सवाल नहीं है। मान, आप बताइए, आपका कोई सवाल है? नहीं सर, लास्ट एग्जांपल से तो नहीं है, लेकिन सर ये मिड के अंदर पार्ट है ये वाला लेक्चर? देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आई थिंक 1, 2 एंड 3 सिर्फ 3 स्लाइड्स ही बाकी हैं, और दिस इज ऑल थ्योरी। दिस इज ऑल थ्योरी, ओके, नथिंग स्पेशल, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ओके, मिड टर्म से पहले देख लेते हैं कहाँ। वैसे हम थोड़ा स्लो चले हैं और कुछ हमने देर से भी स्टार्ट किया था। हम इस वक्त इस जगह पे हैं। तो आज का सेशन भी इंक्लूडेड है। मैं ये समझता हूँ कि एक रीकैप हम कर लेना चाहिए हमें एग्जाम से पहले। तो कोई टाइम एक अगर आप रख लें, कोई एक टाइम जिसमें हम इसका रीकैप कर लें जितना हमने पढ़ा है। सर तो ग्रुप के ऊपर जैसे आप एसएमएस के जरिए जो है तमाम लोग, क्योंकि उसमें और लोग भी शामिल है ना जो अभी हैं नहीं, आए हुए नहीं है, तो उसमें सब एक साथ जवाब दे देंगे। ओके, तो जो है वो हम सेशन 5 तक इंक्लूडेड है, लेकिन सेशन 5 जो है एक मिनट देखिए। हाँ, सेशन 5 पल्स रिस्पांस एंड ट्रांसफर, यहाँ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हैं, लेकिन देख लेते हैं उसको क्या है। हम जो रियलाइजेशन है, फाइंड स्टेट स्पेस रियलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, और इसमें भी अगर आप देखें तो वही केस है, ऊपर वाले को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के बाद जब हम इसको लिखेंगे तो जो है वो -1 और S+1। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट रियलाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा है ना, इसी से लिंक है ये। हमें एक सेशन और चाहिए, इसमें हमें मॉडल मैचिंग भी है। मॉडल मैचिंग की सिर्फ एक ही एग्जांपल कि जो है वो ट्रांसफर फंक्शन जब सेम हो जाते हैं तो फिर मॉडल मैचिंग जो है वो कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज। मेरे ख्याल में इसको रहने देते हैं, इसको मिड टर्म में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये एग्जांपल इजी है, आसान एग्जांपल है। सिर्फ ये जो ऊपर वाला S ओवर
s+1 है। इसको अगर आप ब्रेक करें इस तरीके से कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए प्लस 1 s+1। सर मैं कह रहा था कि जो जैसा आप कह रहे थे कि जो अभी एक सेशन रख लेते हैं जिससे हम जो है मिड से पहले का जितना भी जो स्टडी है हमारी वो हम कंक्लूड कर लें ताकि हम मिड टर्म में जो प्रॉपर प्रिपरेशन की तरह के साथ अपेयर हो। सही कह रहे हैं। 1 रखें तो s+1 ऊपर आ जाएगा और जब ऊपर एक ही चाहिए तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो इसकी जो ब्रेक होगा इसका 1 - 1 ओवर s+1 हो जाएगा। और जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पे हम 1 ओवर s+1 रख लेंगे, सॉरी -1 ओवर ये जो GP आपका CA वाला जो बनेगा और ये लिखा हुआ है ना, सॉरी ये -1 ओवर इसी तरीके से D की वैल्यू जो है वो 1 निकल आएगी आपके पास 1 0। D की वैल्यू जो होगी वो 1 0 ये ऊपर दी हुई है 1 0, लेकिन स्टेप्स नहीं दिए हुए। स्टेप्स अगर वर्कआउट कर लें तो ये बड़ा आसानी से, क्योंकि एक दफ़ा आपने मालूम कर लिया उसके बाद आगे तो जो मैट्रिसेस हैं उनके अंदर से सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। अब इनका एक कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लेंगे तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो s+1 मल्टीप्लाइड विद s+2। दोनों का, क्योंकि ये दो अलग टर्म है। हाँ ये नीचे लिखा हुआ है और उसके बाद जो है ये ऊपर पहले s की जो हायर जो ऑर्डर है उनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे -1 और 1, और फिर s की पावर 0 है तो लोअर ऑर्डर जो है तो s की पावर 0 है, लोअर ऑर्डर जो है ये लिखेंगे। यहाँ से ABCD निकल आएगा। ओके इसको तो उसके बाद जो है इस पे भी काम चल रहा है। ये तकरीबन कुछ स्लाइड्स रह गई हैं इसके अंदर, इसमें भी कुछ काम हो चुका है। बट एनी हो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है पहले 5 जो है ये हम कंप्लीट कर पाए हैं। अब इन 5 के अंदर से जो है वो हमें जो है वो 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए फाइनल एग्जाम में बनाने हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको कंप्लीट कर लें। कुछ चीज़ें तो रिव्यू है, सैम्पल पेपर मुझे बनाना है आपके लिए, इंशाल्लाह 1-2 दिन में बना के भेज दूंगा मैं आपको। तो ये जो है ये CIS आपको शेयर किया हुआ है ना फोल्डर में? जी सर, शेयर किया हुआ आपने। जी सर। मिड टर्म जो है वो यहाँ से लेके यहाँ। और चूंकि ये असाइनमेंट बेस है तो इस तरह ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई प्रॉब्लमेटिक हो आपको। ओके आज का सेशन यही रखते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, एनी क्वेश्चन? ओके अगर सर एक मिनट बात सुनिएगा। जी बेटा बोले।
सर आप अभी कह रहे थे ना कि सेशन जो है एक ऐसा सेशन लेना जिसमें जो है वो यूं कह लें जितना भी हमने कोर्स पढ़ा है वो रिवाइज करवाएं, जो भी है उसके अंदर प्रॉब्लम, तो वो सेशन सर जो है आप बता दें किस दिन रखना है। हाँ, इसमें ये है कि मेरे पास जो है ना थर्सडे फ्री होता है, तो थर्सडे के दिन रख लें। हाँ सर, थर्सडे 6:30 के बाद रख लीजिए। थर्सडे जो है वो 7 बजे के करीब रख लेते हैं, नमाज का टाइम होता है 6:20 के आसपास, तो 7 जी सर, जी सर। रख लेते हैं थर्सडे को। जी सर, श्योर सर, श्योर। चलो ठीक है टेंटेटिवली सर, रख लेते हैं, व्हाट्सएप पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ओके। सर। चलो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।